देखिए। नाइट्रेट का जो आप पूछ रहे हैं, अमोनियम नाइट्रेट किसी भी किसान को सीधे तौर पर कहीं पर नहीं प्राप्त होता। ये किसी होलसेल रिटेलर के पास अमोनियम नाइट्रेट की कोई सेल नहीं है, ये पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, एनपीके बनाती है, इस प्रकार के खाद बनाने में अमोनियम नाइट्रेट प्रयोग होता है। और इन कंपनियों को, जो ये बड़ी कंपनियां एनपीके बनाती हैं और ये खाद किसानों को सप्लाई होता है, जिन कारखानों में ये बनता है उनके अंदर ही इसका अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग होता है। और अमोनियम नाइट्रेट वो भी सिर्फ अप्रूव्ड सोर्स से ही ले सकते हैं खाद बनाने के लिए। ऐसा कोई सोर्स नहीं है कि कोई प्राइवेट सोर्स हो जिससे कोई भी आम आदमी जा कर के ले ले। सिर्फ उन्हीं को मिल सकता है जो इस तरह की कंपनियां खाद बनाने में कार्य में कर रही हैं। अमोनियम नाइट्रेट जो है सर, मैं तो एक्चुअल केमिकल सप्लायर हूँ। आज से कुछ साल पहले, 20-25 साल पहले तो ये लेबॉर्ट्री ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट जो है वो लैब पर्पज़ के लिए और रिसर्च के लिए जो था वो अवेलेबल हो जाता था। पर हमारी कोई भी कंपनी, चाहे वो नाइस है, एचडी फाइन है, क्वालिकेम्स हैं, ये कंपनियां अब बिल्कुल जो है वो अमोनियम नाइट्रेट जो है वो प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं। उसके बदले में कुछ और केमिकल्स इन्होंने उस रिसर्च पर्पज़ के लिए ले लेते हैं। बट अमोनियम नाइट्रेट जो है वो पूरी तरह से बैन है। तो अमोनियम नाइट्रेट को लेकर के क्या नियम सख्त होने चाहिए, अपनी राय आप हमारे इन नंबरों पर कॉल करके दे सकते हैं। और अमोनियम नाइट्रेट की अगर कहीं अवैध बिक्री हो रही है तो उसके खिलाफ आप हल्ला बोलिए, कॉल करिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। अमोनियम नाइट्रेट की बिक्री के जो नियम हैं, क्या उसमें और सख्ती होनी चाहिए, लोगों के अंदर कितनी जागरूकता है इसको लेकर के, और क्या मुनाफे के चक्कर में इसकी अवैध बिक्री होती है। तो इस विषय पर आपकी क्या राय है, आप इन नंबरों पर कॉल करके अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके साझा कर सकते हैं। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जिस तरह से आपने देखा कि ब्लास्ट हुआ, उसमें अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ और ये अमोनियम नाइट्रेट खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको बनाने का प्रोसेस है, डायरेक्ट अमोनियम नाइट्रेट आप नहीं इसको ना ख़रीद सकते हैं क्योंकि ये बनाया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर गलत तरीके से या अवैध तरीके से खाद की बिक्री हो रही हो और उसके ज़रिए आतंकियों ने इतना अमोनियम नाइट्रेट बना लिया हो जिसमें आपने देखा कि तकरीबन 15 लोगों की जो जान है वो चली गई, तो ये ज़रूरी है कि इसको लेकर के लोग थोड़ा जागरूक हों। और ख़ासतौर से वो विक्रेता जो थोड़े से मुनाफे के चक्कर में आप देखते हैं किस तरह से कालाबाजारी के तौर पर बेच देते हैं इन खाद को, लेकिन आप देखिए वो किस तरह से घातक हो सकती है। और गलत हाथों में अगर ये पड़ जाए या लोगों के पास ये गलत तरीके से पहुंच जाए तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप जागरूक हों। तो अमोनियम नाइट्रेट आखिर क्या होता है और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल आतंकियों ने कैसे किया है और ये क्यों इतना घातक है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मासूमों पर आतंकी वार, अमोनियम बना हथियार। क्या आप हैं सावधान? कैसे अमोनियम से ले ली जान? दिल्ली में आतंकी धमाके के बाद आतंकियों के कई चेहरे बेनकाब हुए हैं। डॉक्टरों के इस नेटवर्क ने आतंक की जिस साजिश को अंजाम दिया, उसका जाल काफी लंबे समय से बुना जा रहा था। आतंक की इस खौफनाक साजिश में इस बार नए हथियार का इस्तेमाल किया गया, जो ना तो सीमा पार से आया, ना ही किसी खुफिया रास्ते से। इसे तो हमारे आपके सामने खरीदा गया, उन दुकानों से जहां से किसान अपनी जरूरत की खाद खरीदते हैं। आतंकियों के इस हथियार का नाम है अमोनियम नाइट्रेट, जिसके इस्तेमाल से आतंकी डॉक्टरों ने विस्फोटक कार बनाई। अब जरा समझिए अमोनियम नाइट्रेट आखिर है क्या। सफेद और गंधहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है।
रासायनिक फॉर्मूला NH4NO3 है। नाइट्रिक अम्ल अमोनिया से तैयार होता है। ये पानी में घुलनशील होता है। कृषि गतिविधियों में इस्तेमाल होता है। दुनिया में इसका खूब प्रोडक्शन होता है। आसानी से मिलने वाला सस्ता पदार्थ है। दुकानों पर मिलने वाले इस अमोनियम को लोगों की जान लेने के लिए हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल किया गया और अमोनियम किन परिस्थितियों में विस्फोटक बन जाता है वो भी समझिए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग केमिकल है। आसानी से आग पकड़ सकता है। बाहरी पदार्थ मिलाने पर बेहद खतरनाक। ईंधन के साथ मिलकर विस्फोटक में तब्दील। तेल मिलाने पर ANFO बनता है। अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल ऑयल बनता है। आतंकी ANFO का इस्तेमाल करते हैं। खनन में खूब इस्तेमाल किया जाता है। खाद और खनन में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम की बिक्री बड़े स्तर पर होती है, पर अमोनियम से जुड़े जोखिम को ध्यान में रखते हुए इसकी बिक्री के लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। अमोनियम की बिक्री उर्वरक के रूप में होती है। औद्योगिक रसायन के लिए भी खरीदा जाता है। घरेलू और औद्योगिक सफाई के लिए इस्तेमाल। विक्रेता के पास लाइसेंस होना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का पालन जरूरी। विक्रेता को सुरक्षा और सुरक्षा प्रबंधन करने होंगे। अमोनियम नाइट्रेट का भंडारण स्थल आबादी वाले क्षेत्रों से दूर होगा। जिला अधिकारियों से NOC लेना जरूरी। अमोनियम नाइट्रेट बिक्री उपभोक्ता का सटीक रिकॉर्ड रखना जरूरी। रिकॉर्ड को PESO की ऑनलाइन प्रणाली में दर्ज करना। मासिक रिटर्न में स्टॉक और लेन देन का विवरण देना जरूरी। ज्वलनशील और खतरनाक सामग्री के साथ इस्तेमाल प्रतिबंधित। इन नियमों से साफ है कि अमोनियम की बिक्री को जरूरी इस्तेमाल के लिए बाशर्ते इजाजत दी जाती है, यानी कि अमोनियम का इस्तेमाल खेतों में, खदानों और औद्योगिक इकाइयों में हो सके, इसके लिए जरूरी राहत दी गई है। लेकिन जब नियमों की अनदेखी होने लगे तो खतरा बढ़ जाता है, और इस बार ये खतरा आतंक के रूप में सामने आया, जिसके खिलाफ जागरूक और सतर्क रहने की जरूरत है। तो जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और जितना ज़्यादा आप जागरूक होंगे उतनी ही संभावना इस बात की कम है कि इस तरह से इसका जो गलत इस्तेमाल है वो लोग कर पाएँ। और इसलिए आप भी जागरूक नागरिक बने, कॉल करें और अपनी राय साझा करें, और आतंक के खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ और कितना भयानक था ये आपने देखा। एक तो दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ, और फिर श्रीनगर में भी आपने देखा जिस तरह से जब इस अमोनियम नाइट्रेट को और ट्रेस आउट किया जा रहा था तो उस समय भी एक बड़ा धमाका हो गया, और उसमें भी तकरीबन 9 लोगों की जान गई थी। तो अवैध बिक्री होती है, खाद की किल्लत भी होती है। आप देखते हैं अवैध बिक्री की बहुत सारी शिकायतें आती हैं, लेकिन अगर उसका इस तरह से गलत इस्तेमाल हो जाए तो फिर ज़रूरी है कि ऐसे विषय पर आप बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर हैं, नंबरों को देखें, इस पर आप कॉल करें, और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या जानकारी है इसके बारे में, या आपको क्या लगता है इस पर क्या करना चाहिए, कितनी सख्ती इस पर होनी चाहिए बिक्री के नियमों को लेकर के, या मुनाफे के चक्कर में जो अवैध बिक्री लोग करते हैं उनके खिलाफ आप हल्ला बोल सकते हैं। रोहतक से एक दर्शक हमारे साथ दिलेर सिंह जी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। दिलेर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपको, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी नमस्कार। जी नमस्कार। आप कई दिन से इस विषय के बारे में जनता को तथा प्रशासन को सतर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक विचार है ये हमारी काफी मिली भगत से चलता है। अब चाहे ये इंडस्ट्रीज में यूज हो, चाहे खेती बाड़ी में यूज हो, चाहे कहीं भी यूज हो, तो जिसमें यहाँ से लेना है तो वो स्टॉक होना चाहिए जिसका लाइसेंस हो, और कहाँ पे कम्युनिस्ट कार्ड होना चाहिए कि भाई वो आदमी कितने उसकी जमीन है, और ये जमीन कितना इसको खाद दिया जा सकता है। तो 1 एकड़ के हिसाब से 1.5 दावी करने ताकि ज्यादा खराबी भी ना हो। और दूसरे जो है ये राशन कार्ड की तरह जो है ना होना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है वो आदमी इसको लेकर किस जगह यूज करेगा ये भी जो है हमें कंफर्म होना चाहिए। और बाकी जो है इसके ऊपर जो भी प्रशासन है, इंस्पेक्टर वगैरह है, ये वो संबंधित विभाग है, उसको कुछ थोड़े टाइम में जो है ना हर एक जगह इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, और इसकी बैलेंस शीट जो भी है उसको कंपेयर करना चाहिए कि भाई इतना स्टॉक था,
इतना चला गया तो बाकी हमारे पास कितना रहना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सख्ती बरतेगी तो कोई दिन दूर नहीं है, इस समस्या का बिल्कुल हल हो जाएगा। बाकी हम भी पब्लिक से निवेदन करते हैं कि आप भी जितना आपको कंजम्पशन चाहिए उतनी ही कंजम्पशन के लिए आप जो है मैनुअल लें, क्योंकि तो नहीं आप ज्यादा लेंगे तो दूसरा भाई जो है वंचित हो जाएगा। इसका का ध्यान रखें, हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है। चलिए, बहुत शुक्रिया जिले सिंह जी, बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आप भी देखिए जुड़ सकते हैं। जिले सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे एक जागरूक दर्शक हैं और नियमित दर्शक हैं हमारे। बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि देखिए जागरूकता होनी चाहिए, लोगों को भी ये समझना पड़ेगा कि जितनी आवश्यकता है आप उतनी ही खाद खरीदें, और उससे ज़्यादा अगर आप खरीदेंगे तो फिर इसके गलत इस्तेमाल होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि आपकी देखा देखी और लोग भी अगर उसको ख़रीद के ले जा रहे हैं तो उसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये कि जितनी खेती है उसके हिसाब से ही मिलना चाहिए। हालांकि आवंटन इसी आधार पर ही होता है, लेकिन उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स हैं जिस पर जिले सिंह जी का ये कहना था कि उस पर प्रशासन को भी सख्ती बरतनी चाहिए और ये पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि जो खरीद करके ले जा रहे हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, कितना करेंगे, उनको कितनी आवश्यकता है उतना ही देना चाहिए। और अगर इसको आप प्राइमरी स्टेज पे यानी कि जहाँ से ये मिल रहा है वहीं से अगर आप इसको सही कर लेंगे तो आगे आपको समस्या नहीं होगी। अब कैथल से एक दर्शक हेमराज जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। हेमराज जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, ये सब होना चाहिए तरीके से, और देश की रक्षा के लिए सब कुछ सच्चाई होनी चाहिए, बहुत से बहुत। ठीक है, धन्यवाद जी, शुक्रिया हेमराज जी। तो हेमराज जी का कहना है कि सुरक्षा अगर जहाँ देश की है वहाँ पर सख्ती होनी चाहिए और सख्ती बरतनी चाहिए प्रशासन को, ये बात उन्होंने कही। तो आप भी जुड़िए, आप भी अपनी राय हमारे साथ जोड़ करके साझा करें। और नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, नंबरों को देखें, इस पर कॉल करें और आप बताएं आपकी इस पर क्या राय है। तस्वीरें हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप देखिए कि कितना भयानक हो सकता है। गिरधारी लाल जी हमारे साथ सोनीपत से अगले दर्शक हैं, उनका रुख करेंगे। गिरधारी लाल जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बिक्री जो होती है सर, इसमें ये बताओ कि जब नियम भी सारे सही हैं, अधिकारियों से भी परमिशन के सब कुछ, मतलब लाइसेंस वगैरह सब कुछ है, फिर ये अवैध कहाँ से आता? हमारी समझ में ये नहीं आता। ये तो जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी जो भी है उनसे मिल के ये काम होता है। ये ऐसे नहीं होता है कि भाई किसी को भी उठा के दे देगा कोई दुकानदार या अवैध बिक्री करने वाला। ये तो सब जो है जब तक सरकार सख्ती नहीं करेगी जब तक ये बंद होने वाला काम है नहीं। इसको बंद करने के लिए सरकार को जागरूक होना चाहिए कि ऐसे खतरनाक पदार्थ को, मतलब ऐसे बेचना और आतंकवादियों को भी गतिविधियों में इसको करवा देना, ये तो देश के लिए बहुत घातक है। और आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। गिरधारी लाल जी का भी ये कहना है कि बिना देखिए प्रशासन की स्वीकृति के या लोगों की मिलीभगत के ये संभव नहीं है, और ये उनका बिल्कुल सही है कहना। ये ऐसा संभव नहीं है कि कालाबाजारी ऐसे हो जाए या कोई मुनाफे के चक्कर में बेच दे। एक प्रक्रिया के तहत ही ये जो खाद है उसकी बिक्री होती है। लेकिन अब अगले दर्शक हैं हमारे साथ भिवानी से भगवान दास जी, उनका रुख करेंगे। भगवान दास जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जितने भी पदार्थ है ना, इनके ऊपर है ना, इनका परमिट लाइसेंस के साथ इशू करना चाहिए, वेरिफिकेशन करने के बाद, पुलिस वेरिफिकेशन करने के बाद किया जाना चाहिए जी। चलिए, शुक्रिया भगवान दास जी, आप जुड़े हमारे साथ। वेरिफिकेशन होना चाहिए, ये ज़्यादातर हमारे जितने भी कॉलर जुड़े उनका सबका ये मानना है कि बिना वेरिफिकेशन के इस तरह से खाद लोगों को नहीं देनी चाहिए। और ज़रा सा भी अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं ज़्यादा मात्रा में स्टॉक या कालाबाजारी है तो उस पर नज़र ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि यही आप देखते हैं गलत हाथों में पड़ करके फिर इस तरह की एक बड़ी और दुखद घटना का कारण बन जाते हैं, जो हुआ दिल्ली के अंदर 10 तारीख को। उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, और ये इसलिए क्योंकि आप इसकी गंभीरता को समझें, और ये हमारी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है। प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है, ये सही है, और प्रशासन को इस पर और सख्ती बरतनी चाहिए। जितनी सख्ती हो सकती उतनी भी सख्ती प्रशासन इसके ऊपर करे, लेकिन हम और आप भी थोड़ा सा जागरूक इसके लिए ज़रूर रहें। और ख़ासतौर से अगर आप खेती किसानी से जुड़े हुए हैं तो फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस चीज़ का रखना है। आसपास अगर आपके कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि खाद की कालाबाजारी हो रही है तो आप उसको बिल्कुल रिपोर्ट कराएं और उस पर आवाज़ उठाएं आप,
ताकि गलत हाथों में वो ना जाए। एक तो किसानों को भी नुकसान होता है, समय पर अगर खाद बीज ना मिले तो फिर किसान आप देखते हैं परेशान होते हैं, खाद के लिए भी आप देखते हैं कि लोगों को समस्याओं का सामना हो जाता है। और उसके बावजूद अगर ये और गलत हाथों में चली जाए लोगों के, तो फिर आप देखिए कितना ये ख़राब और कितना भयानक आप कह सकते हैं कि आतंकी जो विस्फोट है वो हो सकता है। तो इसलिए